हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टेट्स कॉर्नर पे। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आईएसएस 2025 में जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर 2 होता है, उसमें जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में। आईएसएस 2025 के अंदर ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के टोटल 15 क्वेश्चन है। 15 में से इस वाले वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 66 से 70 के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। तो इसमें इस बार काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता रहता है कि क्या इसमें नया आया है, क्या नया हो रहा है, क्या अलग डिवीजन हो रही है, ये सारी चीज़ें। तो मैं भी इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें नई पढ़ी हैं, तो अपन इसमें वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? द ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स आर टर्म्ड एज पब्लिक गुड। पब्लिक गुड, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन जस्टिफाई द टर्म। अब पब्लिक गुड क्या होते हैं? पब्लिक गुड में क्या होता है कि एक तो जो इनका फाइनेंस होता है वो पब्लिक या पब्लिक के रेवेन्यू से या जो भी गवर्नमेंट के हिसाब से होना चाहिए। दूसरा, पब्लिक गुड का मतलब होता है कि सबके लिए इक्वल एक्सेस होना चाहिए, एक के यूज करने से दूसरे के यूज पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है, इक्वल एक्सेस हो गया। तो अब अपन स्टेटमेंट वाइज चलते हैं। दे आर फाइनेंस बाई जनरल टैक्स रेवेन्यू। अब जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, ये कौन कौन फाइनेंस कर सकता है? एक तो अपना जो बजट हो गया, गवर्नमेंट बजट। दूसरी क्या चीज़ है? दूसरी इसमें, अब गवर्नमेंट बजट में टैक्स वगैरह और ये सब आगे। दूसरा होता है, एक होता है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल, यूएन हो गया, आईएलओ हो गया, लेबर स्टैटिस्टिक्स का हो गया, और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये सारी चीज़ें। तीसरा हो गया बाइलेटरल, बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल दूं, कनाडा स्टैटिस्टिक्स, यूएसआईडी, यूएसएआईडी। ये कुछ कुछ बायलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो दो कंट्रियों के लिए काम करते हैं बेसिकली। तो वो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को रेवेन्यू करते हैं, वो स्पेशली दो दो कंट्रियों के लिए बनाए हुए हैं, ठीक है। तीसरी चीज हो गई ट्रस्ट फंड्स। ट्रस्ट फंड्स में क्या हो गया, जैसे अलग अलग ये मीट होती हैं, यूएन की हो गई या फिर कोई समिट हो गई, तो उसमें कई बार फंड बना दिए जाते हैं। जैसे पेरिस 21, पेरिस मीट में जो एक फंड बनाया था पेरिस 21। तो ऐसे भी कुछ कुछ ट्रस्ट फंड होते हैं, उनको मैनेज कौन करता है? मैनेज भी बहुत सारी एजेंसी करती हैं, जैसे यूएन ही करती है या कोई और करता है। तो वो भी ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में फाइनेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन चार चीजें होंगी। ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर आया था कि कौन कौन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स में फाइनेंस कर सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका पहले वाले से भी क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या है? दे यूज बाय वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द यूज ऑफ अदर्स। ठीक है। दे यूज, देर यूज बाय वन पर्सन डज नॉट अफेक्ट द यूज ऑफ अदर्स, ठीक है। दे आर कॉस्टली टू प्रोड्यूस बट दे आर इजीली डिसेमिनेटेड। देखो, ये चीज ठीक है कि दे आर कॉस्टली टू प्रोड्यूस बट दे आर इजीली डिसेमिनेटेड। अब ये वेरी करता है अलग अलग ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स पे, और इसमें प्रोड्यूस करने में भी कॉस्ट सब में वेरी करता है, अलग अलग ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में वेरी करता है। तो इस स्टेटमेंट पे जाएंगे अपन लास्ट में, जब ऑप्शन से डिसाइड करेंगे। आजकल इजीली डिसेमिनेट करना भी इजी नहीं है ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स में। तो दे आर यूज बाय पब्लिक ऑफिशियल्स एंड प्राइवेट पर्सन्स आर डिनाइड एक्सेस टू देम। तो एक इनकी प्रॉपर्टी होती है, या अपन जो प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो उसमें एक इक्वल एक्सेस नाम से पढ़ते हैं। तो ये वाला इस प्रॉपर्टी को डिनाइड कर रहा है या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। तो इसमें अपने को पता चल गया कि फोर्थ ऑप्शन तो इसमें से नहीं होगा, कि एक तरह से सबके लिए इक्वल एक्सेस होता है इसका। तो अब इसमें अगर अपन ऑप्शन से जाएंगे, तो ऑप्शन से क्या है कि फोर्थ तो होना ही नहीं चाहिए। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। तो अगर आपको एक फोर्थ स्टेटमेंट पता है
तो भी अगर आप आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आंसर हो गया बी। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। कंसीडर द फॉलोइंग: पावर कंजम्पशन, ई वे बिल्स, रेल फ्रेट ट्रैफिक, पोस्ट कार्गो ट्रैफिक। हाउ मैनी ऑफ द अबव आर हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर, एच एफ आई। अब एच एफ आई क्या होता है? जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, जैसे अब इसमें क्या होता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़े हैं तो उसमें से ये सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। सेम क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। ई वे बिल्स आपको मिल जाएगा, रेल फ्रेट टैरिफ मिल जाएगा, और आप पोर्ट का आइडिया लगा लोगे कि रेल का जैसे फ्रेट टैरिफ है वैसे पोर्ट का भी कार्गो ट्रैफिक है। अगर रेल का होगा तो पोर्ट का भी होगा। तो दो ऑप्शन तो इजीली आपको वहां से मिल जाएंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, पावर कंजम्पशन और पोर्ट कार्गो ट्रैफिक। तो पोर्ट कार्गो ट्रैफिक भी हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप पहुंच गए कि ओनली 3 और ओनली 4, आपके पास दो ऑप्शन बचे हैं। अब अपन बात करते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर की लिस्ट निकलती है। इसके अंदर कौन कौन से हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर होते हैं? पावर कंजम्पशन हो गया, ईवे बिल्स हो गया, जीएसटी हो गया, सीपीआई हो गया, सीपीआई फूड हो गया, सीपीआई कोर इंडेक्स हो गया, रेल फ्रेट ट्रैफिक हो गया, पोर्ट कार्गो ट्रैफिक हो गया। तो ये इनकी एक एच एफ आई निकलती है। ये इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 से मैंने लिया है इसमें से ये टेबल। तो ये आपको पता चल गया कि कौन कौन सा इसमें है। तो लेकिन इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर लास्ट ईयर में आपको कोई हिंट मिलता है, कि लास्ट ईयर में अगर आपको हिंट मिलता है कि हाई फ्रिक्वेंसी इंडिकेटर, तो एक बार जस्ट आपको पूरा इसके बारे में सर्च करना होता है कि ये क्या होता है एच एफ आई, क्यों पूछा गया क्वेश्चन, कौन रिलीज करता है, इसके अलावा, इन सब के अलावा और कौन कौन से एच एफ आई हैं, ठीक है। तो इसमें पावर कंजप्शन भी हो गया, ई वे बिल्स भी हो गया, रेल फ्रेट हो गया, पोर्ट कार्गो हो गया, सीपीआई, 3 टाइप के सीपीआई हो गए इसमें, जीएसटी हो गया। अब इसमें लास्ट ईयर एक ऑप्शन था इसमें, पॉपुलेशन। अब जैसे पॉपुलेशन लगता है आपको कि एक एच एफ आई होगा, लेकिन ऐसा पॉपुलेशन एच एफ आई नहीं होता। इसकी फ्रीक्वेंसी, अगर इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती तो मंथली नहीं निकाल लेते उसको, 10 साल या 15 साल क्यों वेट करते। तो इसमें से अगर आपको आंसर तक पहुंच जाएंगे तो अपन डी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंसस हाउस। सेंसस हाउस इन इंडियन सेंसस। अब जैसे मोस्टली का कोई सर्वे होता है, उसमें तो होता है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड होता है, ठीक है। अब सेंसस होता है, उसमें होता है सेंसस हाउस। अब ये क्या होता है ना, ये डेफिनेशन वेरी करती हैं सर्वे वाइज या सेंसस वाइज, अलग अलग स्कीम वाइज। आप फार्मर की डेफिनेशन देखोगे आप आईएलओ के अकॉर्डिंग, और जो एग्रीकल्चर सेंसस होता है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो इसके सर्वे होते हैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, कुछ कुछ चेंजेस। वैसे ही हाउस होल्ड या फिर सेंसस हाउस की डेफिनेशन अलग अलग होती है इसमें। तो ये पूछ रहा है कि सेंसस के अकॉर्डिंग। तो सेंसस के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेंसस में एक चीज लिखी है। सेंसस में लिखा है कि आपका जो सेपरेट सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए, ठीक है। सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए। और जो मोस्टपी के हाउस होल्ड की बात होती है, मोस्टपी में क्या होता है कि एक एक होता है कि जनरली लिविंग टुगेदर एंड टेकिंग फूड फ्रॉम ए कॉमन किचन। कि मोस्टली में जो हाउस होल्ड अपन मानते हैं उसमें होता है कि आप इन जनरली साथ रह रहे हैं और खाना अपन साथ खा रहे हैं। लेकिन जो सेंसस की बात होती है, तो सेंसस के अंदर होता है कि आपका जो इंट्रेंस है वो एक सेपरेट है,
और ये बिल्डिंग आपकी रेजिडेंशियल भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकती है। तो द हाउस आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द हाउसिंग सेंसस विच इज यूज प्राइमरली फॉर रेजिडेंशियल पर्पज। ठीक है, सारे हाउस इसमें कंसिडर नहीं होते। ए बिल्डिंग यूज फॉर रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल पर्पज विच इज मार्क एंड नंबर फॉर द पॉपुलेशन सेंसस, नहीं। अगर अपन सी की बात करते हैं, ए बिल्डिंग और पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, ये जरूरी है। जैसे अगर आप बोलोगे एक बिल्डिंग है 20 फ्लोर की, तो उसमें अलग अलग पार्ट के अलग अलग फ्लैट बने हुए हैं, तो एक अलग अलग सेंसस होगा ना, एक तरह सेंसस हाउस होगा ना। ए बिल्डिंग और ए पार्ट ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड और रिकॉग्नाइज एज ए सेपरेट एंट्रेंस, ये चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेपरेट एंट्रेंस, सेपरेट यूनिट बिकॉज ऑफ हैविंग ए सेपरेट मैन एंट्रेंस which may be used for a residential or non-residential purpose or both। ठीक है, तो ये इसमें सेंसस हाउस की बिल्डिंग हो, सेंसस हाउस की डेफिनेशन होती है कि सेपरेट एंट्रेंस होना चाहिए उसका, और उसका कोई पर्पज नहीं होना चाहिए, रेजिडेंशियल भी हो सकती है, नॉन रेजिडेंशियल भी हो सकती है। और ये जो डी वाली ऑप्शन है, ए हाउस इन विच ए ग्रुप ऑफ द पर्सन लिविंग टुगेदर एंड टेकिंग देयर मील फ्रॉम द कॉमन किचन, ये होती है मोस्पी के द्वारा। तो जो सेंसस हाउस की डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एनएसएस 80th राउंड में। इसके बारे में पिछले जो अपन ने लास्ट ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करे, उसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है कि 80th राउंड में क्या हो रहा है, कौन कौन से नए सर्वे आ रहे हैं। 80th राउंड में तीन चीजें बता देता हूँ। 80th राउंड स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी 2025 से। इसके अंदर सर्वे कौन से हैं, 1 जनवरी से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ और टेलीकॉम, सीएमएस, कॉम्प्रहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे ऑन टेलीकॉम। ये सर्वे कब तक हुआ, ये हुआ जनवरी से मार्च तक, 3 महीने तक। और जो अप्रैल अप्रैल से जुलाई तक, ये तो मैंने बता दिया 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, हेल्थ वाला। सीएमएस टेलीकॉम कब हुआ, जनवरी से मार्च, जनवरी से मार्च मतलब आप वही समझना, 1 जनवरी से 31 मार्च। और अप्रैल से जुलाई नया सर्वे हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, ठीक है, 3 महीने, ये 3 3 महीने के लिए हुआ। इसके साथ में दूसरा सर्वे हुआ एनएचटीएस, नेशनल हाउस होल्ड ट्रेवल सर्वे, कि आपने पिछले साल कहाँ कहाँ ट्रेवल किया है। ये करवा रही है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। और एक है डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंडिचर सर्वे, ये करवा रही है टूरिज्म मिनिस्ट्री। ठीक है, ये सर्वे दोनों हो रहे हैं जुलाई से नेक्स्ट जून तक, जून 2026 तक, ये जुलाई 2025 तक। ठीक है, तो अभी तक कितने हो गए, 4 सर्वे हो गए। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, टेलीकॉम, और ये हो गया एजुकेशन हो गया, और एनएसटीएस हो गया, नेशनल हाउस होल्ड ट्रेवल सर्वे, ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा कराया गया है। डीटीएस, डोमेस्टिक ट्रेवल एक्सपेंडिचर सर्वे, ये टूरिज्म मिनिस्ट्री के द्वारा कराया जा रहा है। और ये जैसे टेलीकॉम हो गया, टेलीकॉम जो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम एंड आईटी वाली होती है उसके द्वारा। और जो एजुकेशन वाला मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। ठीक है, और जो हेल्थ वाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा कराया जा रहा है। सीधा सीधा इसमें करवाने का काम मोस्पी का है, मोस्पी का डेटा कलेक्शन का काम है। कुछ कुछ सर्वे के अंदर किसी मिनिस्ट्री रो डेटा ही मांगती है कि वो अपना एनालिसिस खुद करेगी, और कुछ कुछ मिनिस्ट्री की डिमांड होती है कि उनको पूरा टेबुलेशन, सारा रिजल्ट वगैरह वो सब करना होता है। तो अब अपन चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। दस, ये हो गया फ्रॉम 1 जनवरी, ठीक है, बात सही है। The 80th round of NSS cover a survey on household social consumption, health and a comprehensive delivery survey on telecom। ठीक है, CMS टेलीकॉम हो गया, दोनों क्वेश्चन इसमें
सही हो गए, इज आर करेक्ट। और भी इसमें से इतने सारे क्वेश्चन बन सकते थे। तो एक बार अगर आप किसी राउंड के बारे में पढ़ रहे हो तो कंप्लीट उस राउंड के बारे में पढ़ो कि कौन कौन से सर्वे हुए, क्या हुआ, कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडियन सेंसस एक्ट 1940 एक्ट इज करेक्ट। द सेंसस एक्ट 1948, द पॉपुलेशन। अब देखो, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन करे होंगे तो इसमें से दो या तीन तो ऑप्शन सीधे सीधे हैं, और ये अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है। पॉपुलेशन सेंसस एंड द हाउसिंग सेंसस। अब पॉपुलेशन सेंसस दो पार्ट में होता है। एक तो होता है स्टार्टिंग में हाउस लिस्टिंग। हाउस लिस्टिंग सब इन सितंबर के मंथ में होती है इन जनरल। एग्जैक्ट कोई, अब जैसे अब इस बार सेंसस शायद आगे पीछे भी हो रहा है, अलग अलग पार्ट में भी हो रहा है, अलग अलग स्टेट में, एक हर स्टेट में एक साथ भी नहीं हो रहा है। अगर आपने ये न्यूज़ थोड़े दिन पहले पढ़ी है कि इंडिया के दो या चार स्टेट है जिनके अंदर पॉपुलेशन स्टार्ट होगा पहले, बाकी स्टेट के अंदर बाद में होगा। इसी से आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसमें और दूसरा, ये तो हाउस लिस्टिंग हो गया। दूसरा हो गया पॉपुलेशन सेंसस में एन्यूमरेशन टाइप का। वो होता है फेब्रुवरी के अंदर, 9 से 28 रात के 12 बजे तक। या फिर इसको वो भी लिख सकते हैं, 0.01 ठीक है। तो द सेंसस में बी टेकन इन इंडिया और एनी पार्ट ऑफ। ये सेंसस पूरे इंडिया में भी करवाया जा सकता है और इसके एनी पार्ट में भी करवाया जा सकता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल आपको इस साल मिल जाएगा। इस साल कुछ स्टेट में इंडिया के, उनके अंदर पहले सेंसस कराया जा रहा है। और द सेंसस में बी टेकन वेन एवर नेसेसरी और डिजायरेबल। सेम क्वेश्चन, ये दोनों स्टेटमेंट आईएसएस 2024 के स्टेटमेंट है कि सेंसस जब नेसेसरी होगा तब करवाया जाएगा, डिजायरेबल होगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कराया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंट्रल कमिश्नर होते हैं, आरजीआई होते हैं, या स्टेट के कमिश्नर होते हैं, उनकी नियुक्ति करी जाएगी। ये सारी चीजें इसमें। द सेंसस एक्ट 1940 एक्ट वाज अमेंड इन 1994, ठीक है। तो अगर अपन आंसर की बात करें तो एक तरह से इसमें तीनों हो गए, चारों हो गए। द 1940 एक्ट 94 में अमेंडमेंट हुआ है। तो अभी एज ए एस्पिरेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इसके अलावा कौन कौन से अमेंडमेंट हुए और 94 में क्या क्या अमेंडमेंट हुए। 94 में क्या क्या अमेंडमेंट हुए? 94 में एक तो आपका प्राइवेसी का अमेंडमेंट हुआ है कि एक तरह से जो भी इंडिविजुअल डेटा है वो किसी भी कोर्ट में या किसी भी केस में या उसके ऊपर, उस डेटा के बेसिस के ऊपर कोई भी एजेंसी एक्शन नहीं ले सकती। ये तो हो गया प्राइवेसी डेटा का। और दूसरा, ये जो इंडिविजुअल डेटा है ये पब्लिक नहीं होगा, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। और ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसमें अलावा और भी कोई अमेंडमेंट हुए हैं जो आपको याद रखने हो तो आप इसके बारे में स्टडी करिए, ठीक है। अब 5 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं, बाकी के क्वेश्चन अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर मिल जाएगा डी। तो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।